आगाज में सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके बफर जोन में 8 साल से तजावुजात में घेरा बरसाती नाला इंतजामिया ने ढूंढ निकाला। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नॉर्थ नाजिमाबाद हाजिम भंगवार कहते हैं कि नाले की चैनलाइजेशन और सफाई मुकम्मल होने के बाद दर्जनों इलाकों को मौसम बरसात में परेशानियों से निजात मिल सकेगी। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। बफर जोन में 8 साल से तजावुजात में घेरा बरसाती नाला इंतजामिया ने ढूंढ निकाला है। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नॉर्थ नाजिमाबाद हाजिम भंगवार कहते हैं कि नाले की चैनलाइजेशन और सफाई मुकम्मल होने के बाद दर्जनों इलाकों को मौसम बरसात में परेशानियों से निजात मिल सकेगी। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल प्रेम और उस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम की हिदायत पर 8 बड़े नाले हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, जिनकी चैनलाइजेशन, सफाई सुथराई और रिहेबिलिटेशन का काम ज़ोर शोर से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बफर जोन में, और बफर जोन में इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद हाजिम भंगवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा अब तक के क्या काम हो चुका है, कब तक ये मुकम्मल होगा? करेक्ट, ये मेरी भी सरप्राइज़ था जितना सामान निकला है कि इसको काफ़ी अर्सा हो गया था। तब तक जो काम हुआ है, इसके 2-3 स्पॉट्स हैं बीच में जिसके ऊपर रोड आते हैं, नीचे से पूरे चौक थे जिसकी वजह से पूरा डूब जाता है। ये सारे हमने मशीन के साथ कचरा निकाला है, वेंचिंग मशीन बुलवाई है, पूरा क्लियर करवाया है इनसाइड आउट। अब पानी फ्लो कर रहा है। अब आप देख सकते हैं एक साइड पर हमने वो ड्रेनेज अलग कर दिया, रेन वाटर का हमने ये सर ये बहुत बड़ा मसला है शहर के नालों का। 2 बड़ी वजूहत आती हैं कि साल हम देखते हैं सफाई तो होती है लेकिन उसमें फिर कचरा आ जाता है, और बरसाती नालों में सेवरेज के कनेक्शन हो जाते हैं। इसका सद्देबाब कैसे होगा? अच्छा, जब बरसाती नालों में सेवरेज कनेक्शन हो जाता है, ये कंस्ट्रक्शन के वक्त में ये कॉन्ट्रैक्टर जवाब दे सकता है ये क्यों हो रहा है। तो जब हमने सफाई करी थी हर चीज़, तो देखा कि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि 2 कैसे लिंक हो गए। तो इसलिए आप देख रहे हैं पीछे से हमने काम शुरू कर दिया, हम खुदाई शुरू कर दिए, इसको हम अलग कर रहे हैं। अभी सही अलग है, मुझे नज़र आ गया तो मैंने कहा अभी से इसको अलग से कर दो आप, बरसाती नाले को अलग करो, सेवेज को अलग करो। अब आप कचरे के हवाले से बात करते हैं कि पब्लिक कचरा फेंकती है। अब आप हर किसी को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप एजुकेट कर सकते हो, पर हाँ बिजनेसेस को जो नाले के ऊपर बैठते हैं, जैसे वेंडिंग मशीन्स हैं या जूसर्स हैं, उनको मैंने नालों से हटवा दिया है कि इसके ऊपर कुछ कोई नहीं बिजनेस करेगा कि ना कोई कचरा अंदर फेंके। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि तेज़ रफ्तारी से, बर्क रफ्तारी से इस नाले की रिहेबिलिटेशन का काम जारी है। ताहम आवाम की भी जिम्मेदारी, असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद का कहना है कि जिम्मेदारी बनती है कि इंतज़ामिया अगर कोई काम करके देती है तो उसकी देखभाल और नालों में कचरा ना फेंकना, ये इंतज़ामिया के साथ साथ आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है। आवाम अगर अपना फ़र्ज़ अदा करें तो मॉनसून में उनको रहमत बहुत शुक्रिया रिजवान, अपडेट कर रहे थे। शहरियों को पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं, लेकिन सड़कों पर ज़ाया हो रहा है। सिविक सेंटर पर मीठे पानी की लाइन टूटने के बायस पानी सड़क पर बहने लगा है। पानी में बच्चे नहाकर खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मजीद बात करेंगे राबेल अशरफ से। राबेल बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविक सेंटर हसन स्क्वायर ब्रिज के बिल्कुल सामने, जहाँ पर रोड पर जो है मीठा पानी की लाइन लीक हो गई है, जिसके बायस जो है यहाँ पर रोड पर पानी ज़ाया हो रहा है। मीठा पानी जो है लोगों को पीने को मैसर नहीं जो है रोड पर इस तरह ज़ाया हो रहा है। मेरे कैमरामैन वकास लोधी आपको दिखा सके तो यहाँ पर देखें, बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इस मीठे पानी से जो है यहाँ पर नहा रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई मुझे बताएं, ये मीठा पानी जो लीक हो रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लीक हो रहा है और कितना टाइम हो गया इसका तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी साल हो गए देखते आ रहे हैं पानी इसी तरह ज़ाया होता है। अभी ये नाला आगे से बंद हो चुका है, इस वजह से ये पानी जमा हो गया है, नहीं तो पानी ये डायरेक्ट जा रहा होता है। अच्छा भाई, मुझे बताएंगे कि कभी कोई इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर कोई आया नहीं कभी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, डेंगू फैलने का भी खदशा है, तो किन बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं, तो क्या कोई हादसा वगैरह हुआ है कभी? नहीं, फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इंतजामिया की तरफ से कोई आया? कोई भी नहीं आया। आप लोगों ने कभी शिकायत की? हम लोगों ने अभी फ़िलहाल नहीं करी, क्योंकि पता है कोई एक्शन लेगा नहीं, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि ये मीठा पानी ज़ाया हो रहा है और कई सालों से हो रहा है। आज की बात की है, साथ साथ यहाँ पर जो है बच्चे जो है इस मीठे पानी के अंदर डुबकियाँ लगा रहे हैं। साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मीठा पानी ज़ाया हो रहा है और लोगों को कोई जो है उनके स्लिप होने का भी खदशा पैदा हो सकता है मोटरसाइकिल का। जी, कराची में गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। गंदम की किल्लत के बायस फ्लोर मिल्स में गंदम के गोदाम पार्किंग लॉट में तब्दील हो गए हैं। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, कराची में गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मैं इस वक्त कोरंगी फ्लोर मिल्स के गोदाम में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि
25 से 30 हज़ार जो गंदम की बोरी है उसको यहाँ पर रखने का इंतज़ाम मौजूद है। इस गोदाम के अंदर तकरीबन 25 से 30 हज़ार गंदम की बोरियां आ सकती हैं, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पर एक भी बोरी मौजूद नहीं है इस फ्लोर मिल में। और यहाँ पे जो फ्लोर मिल के मालकान हैं उनको आटे की तैयारी के अमल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गंदम होगी तो फिर आटा बनेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल जुनेद, जो कि साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन सिंध जोन के। अब्दुल जुनेद साहब, क्या वजूहत है, गंदम मौजूद नहीं है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है फ्लोर मिल्स की सरगर्मियों को जारी रखने के लिए, और अगर इसी किस्म की सूरत हाल रही तो आने वाले वक्तों में हम क्या देख रहे हैं, फ्लोर मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अलमिया तो ये है कि आपने एक गोडाउन दिखा दिया 25 से 30 हज़ार बोरी का, लेकिन बदकिस्मती से ये इस वक्त पार्किंग लॉट बना हुआ है। यहाँ गंदम होनी चाहिए जहाँ हमने गाड़ियाँ खड़ी की हुई है, खाली हमारी, और आपको नज़र आ रहा है कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इसका मतलब है सप्लाई भी नहीं जा सकती होगी, क्योंकि मटेरियल हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो हम आटा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। आप लोग भी लास्ट टाइम हमारे साथ मीटिंग में थे। हम कारोबारी लोग हैं, हम कमिटमेंट पे चलने वाले हैं, तो सामने हमें फूड डिपार्टमेंट से वास्ता है। हम चाहते हैं वो भी अपना कमिटमेंट ऑनर करें और इसी तरह कमिटमेंट वाले बने। तो हम हर दफ़ा उनकी बात पे, उनके कमिटमेंट पे यस करते हैं और अपने इस कारोबार को डिस्टर्ब होने के बावजूद फिर स्मूथ कर देते हैं, लेकिन हर दफ़ा हमारे साथ जो है ना मिस कमिटमेंट होता है। जिनको ये थे अब्दुल जुनेद, जिनका कहना है कि इस वक्त बम्पर क्रॉप मौजूद है। पंजाब में भी जो है वो वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है और सिंध में भी वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद गंदम की ज़िलाबंदी करना समझ से बालातर है। अब्दुल जुनेद का जो है वो हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो ज़िलाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए और गंदम की जो है वो आसानी जो तरसील के अहकामात को जो है वो जारी किए जाएँ, ताकि शहरी को जो है वो सस्ता आटा और फ्लोर मिल्स की जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी सारी रह सकें। आपको बताएं कि वकला और हुकाम का तनाज़े हल ना हो सका। कराची में वकला की हड़ताल 5वें रोज़ भी जारी है। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने वकालत वकला क़यादत को बुला लिया है। तनाज़े हल करने के लिए दूसरे ऑप्शन पर गौर होने लगा है। ज़राए के मुताबिक वकला सेशन जज मलीर के फौरी तबादले के मुतालबे से पीछे हटने को तो तैयार हैं। सेशन जज मलीर को 10 रोज़ के लिए छुट्टी पर भेजने की इस्तदा का इम्कान भी सामने आ रहा है। अपने नाज़रीन को आगाह करते चले, वकला की हड़ताल को आज 14 रोज़ बीत गए हैं, लेकिन आज कहा जा रहा है कि कोई अहम बैठक होगी। बैठक में अहम फैसले मुतवक्के हैं। वकला और हुकाम का तनाज़ा हल नहीं हो सका है। फिलवक्त कराची में वकला की हड़ताल 5वें रोज़ भी जारी है। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने वकला क़यादत को बुला लिया है और तनाज़ा हल करने के लिए दूसरे ऑप्शन पर गौर होने लगा है। दूसरा ऑप्शन ये बताया जा रहा था कि जिस सेशन जज से उनको मसला है उसको 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया जाए, और पहला मुतालबा कर रहे थे कि उनका तबादला किसी और जगह पर कर दिया जाए, लेकिन दूसरे ऑप्शन को ज़ेरे गौर रखा जा रहा है और छुट्टी पर भेजने के जो है बातचीत जो है वो की जाएगी। वकला सेशन जज मलीर के फौरी तबादले के मुतालबे से अब पीछे हटने को तैयार हैं। वकला सेशन जज मलीर को 10 रोज़ के लिए छुट्टी पर भेजने की इस्तदा का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहरियार सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कराची सिटी कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। जिस तरीके से मलीर बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर सदफ खोकर के दरमियान गुज़िश्ता 14 रोज़ से एक तनाज़ा जारी है, जिसके बाद सिंध बार काउंसिल की जानिब से वकला की जो हड़ताल की गई थी उसको आज तकरीबन 5वां रोज़ है, जब कराची की सिटी कोर्ट में भी जो है वो तमाम तर अदालती कार्रवाई मनसूख है। सवाल अब से कुछ देर कबल जो है वो साइलिन से हमने बात की, जो इस हवाले से शदीद जो है वो परेशानी से दो चार हैं। साइलिन का यही बताना था कि जिस तरीके से रोज़ाना वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो है वो अदालती कार्रवाई मनसूख है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। वकला हज़रात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कराची बार एसोसिएशन के जो कमेटी है उसके सीनियर रहनुमा एडवोकेट फ़हीम अली मंगी और इसके अलावा दीगर जो सिटी कोर्ट के सीनियर वकला हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो वकला की हड़ताल के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। एडवोकेट नूर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नूर अहमद मलिक मेरा नाम है। बताना ये चाहूँगा कि अदलिया जो है ना वो सिर्फ जजेस का नाम नहीं है, मुकन्नना और बेंच और बार के तवस्सुत से अदलिया बनती है। हमने बार ने हमेशा अदलिया का साथ दिया, हमेशा बेंच का साथ दिया। जब भी कोई बुरा वक्त आया बार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। आज एक बात हो रही है कि बार कुछ कहना चाह रही है, अपने मकासद अपने बयान कर रही है कि हम फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं, कि ये बेंच हमारे राह में रुकावट क्यों बन रही है, हमें फलाह के लिए काम करने का मौका क्यों नहीं देती।
हमने हमेशा बेंच का साथ दिया, बेंच के लिए हर जगह पे लड़े, मुकाबला किया और आज हमें रोका जा रहा है। हम सारे वकला मुत्तहिद हैं, इत्तेहाद के साथ हैं और हम अपनी मलीर बार के साथ खड़े हैं और जब तक ये मसला हल नहीं होता मलीर बार का साथ देंगे। इसमें हमारा इस्तेसाल भी हो रहा है, सिर्फ साइलिन का मामला नहीं है, हम वकला भी बेरोज़गार हो जाते हैं। हम भी यहाँ बहुत सारे वकला ऐसे और डेली वेजेस के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं, जुनियर वकला जिनको कहते हैं हम, बेचारे वो भी परेशान हैं। तो इस मसले को डायलॉग से हल किया जाए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हल किया जाए ताकि मामला आगे बढ़े। एडवोकेट फ़हीम मंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंगी साहब, ये बताइएगा, जिस तरीके से अब से कुछ देर कबल जो है वो कहा गया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि उन्होंने वकला से मुलाकात करने की जो बात कही थी, तो अब तक जो है वो इस हवाले से क्या जो है वो इत्तलात है? अच्छा, अभी मेरी बात हुई है जनरल सेक्रेटरी साहब वकार आलम अब्बासी साहब से, तो वकार आलम अब्बासी साहब ने मुझे फ़ोन पे बताया कि 1 बजे का चीफ जस्टिस साहब ने दिया हुआ है टाइम टेबल टॉक के लिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1 बजे जो है ना, ये जो मैटर चल रहा है तकरीबन 5 दिन यहाँ पे सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़तालें चल रही है और मलीर बार में तो तकरीबन 13-14 दिन हो गए हैं और ऑल ओवर सिंध में जो है ना पूरे जो है ना 5-6 दिनों से हड़ताल है। सिंध बार काउंसिल ने जब एक कॉल देती है तो उसके बाद जो सारी बार्स जो होती हैं उसको लब्बैक कहती है कॉल को। तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि जो है ना 1 बजे का जो टाइम दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, तो इंशाल्लाह ये जो मामला जो चल रहा है वकीलों और जजेस का जो रिजॉल्व हो जाएगा थ्रू टेबल टॉक के जरिए। सर, जिस तरीके से कराची बार एसोसिएशन के जो कमेटी है आप उसके मेंबर भी हैं, तो क्या समझते हैं कि ये मामला जो है वो अभी जो 1 बजे की मीटिंग है उसमें ये मामला सॉल्व होने की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? हाँ जी, ये जो मसला ये कि इतना बड़ा मसला था ही नहीं। ये पता नहीं कि चीफ जस्टिस साहब ने इस मसले को क्यों इतना ईगो बना दिया है। टेबल टॉक भाई हर जगह पे होती है जब यहाँ पे मसले होते हैं। यहाँ तो ये है कि जब बंदा कोई खून करता है तो उसके बाद चले जाते हैं, तो वो भी टेबल टॉक होती है। जैसे कि कल हमारी कमेटी गई हुई थी, हाई कोर्ट की जो थे हमारे सीनियर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, सदर साहब थे, या तकरीबन सिंध बार काउंसिल के मेंबर हमारे गए वहाँ चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि भाई उनको बुला के बातें तो सुनते। चीफ जस्टिस साहब तो कोई बात सुनने को लिए तैयार नहीं है, बस एक ही बात है कि भाई मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा। भाई आप बात सुने तो सही ना। हमारा जो विजन है ये मसला नहीं है कि भाई जो है ना हम ज़बरदस्ती उसको हटा रहे हैं। जब हमारे वकील किसी केस के लिए आते हैं मलीर कोर्ट में, किसी रिलीफ के लिए हमारे क्लाइंट के लिए वकील वहाँ पे लड़ते, कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हमारे वकील क्या करेंगे? आपने एक ऐसे शख्स को मुसलत कर दिया हमारे ऊपर जो तो कहती है कि भाई वकील का जो है ना मैं अंदर जो ना बुलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक वकील अपना केस लेके जाता है, कोई अर्जेंसी होती है। यहाँ पे जो ऑनरेबल जजेस हैं, यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे ऑनरेबल जजेस हैं। जिस टाइम पे हम कोई मसला होता है हम चले जाते हैं, या कोई केस होता है, कोई अर्जेंसी होती है तो हमें रिलीफ देते हैं, हमें सुनते हैं। हमें सुनना तो चाहिए, लेकिन वो है को जब अंदर चली गई कहती है कि भाई नो, कोई नहीं अंदर आएगा वकील। तो वकील की भाई एक वैल्यू है। और जब ये मामला हुआ था, शायद आपको याद होगा कि मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जो एक डिक्टेटर ने हटाया था, तो यही बात थी वहाँ पे सबके सामने खड़ी हुई थी। डिक्टेटर को हमने फेस किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदलिया बहालें कराई है। तो मेरा यही है कि भाई मसला टेबल टॉक के थ्रू हल होना चाहिए और उम्मीद है कि जो है ना हमारे कराची बार के जो मेंबरान हैं, हमारे प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, हमारे कमेटी के तकरीबन जो मेंबरान हैं, हाई कोर्ट के मेंबरान हैं, सिंध बार काउंसिल के मेंबरान हैं, इंशाल्लाह बैठेंगे चीफ जस्टिस का, तो इंशाल्लाह जो है ना ये मसला टेबल टॉक के थ्रू हल हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं कि अगर आप इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ भाई सबको चाहिए। ये कोर्टें बंद लगी हुई हैं और आप देख रहे हैं, आप अपनी कोर्टें चला रहे हैं, ये कोर्टें बंद लगी हुई है। तो ये है कि आप इंसाफ अगर करना चाहते हैं तो एक मसला है टेबल टॉक के थ्रू जब हल करते हैं, जान छुड़ा लें उसके। मलिक साहब, जिस तरीके से अभी फ़हीम साहब की तरफ से भी ये बात कही गई थी और फिर आपने भी यही कहा कि जिस तरीके से इस मामले की संगीनियत को जो है वो शायद समझा नहीं जा रहा, और जो है वो आप लोगों ने जिस तरीके से अभी अर्ज़ किया था कि जिस तरीके से एक अना का मसला बनाया हुआ है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर सर जो यहाँ पर केसेस होते हैं उनका जो है वो नुकसान हो रहा है। तो क्या बताना चाहेंगे कितने जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर केसेस होते हैं और ये मसला जो है वो कब तक आप क्या समझते हैं कि कब तक सॉल्व हो सकता है? रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन सिटी कोर्ट की से बात की जाए तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 2 से 2,500 केसेस होते हैं, अंदाज़न है। इसका कोई एक कैलकुलेटेड डेटा मेरे पास नहीं है, मेरा अंदाज़ा है कम से कम इतने केस होते हैं कि 15 से 20,000 केसेस रोज़ आते हैं यहाँ पे। साइलिन तो परेशान है, मैं बता ही रहा हूँ आपको कि साइलिन तो परेशान है और होना भी चाहिए ऑब्वियसली, कि हम भी तो परेशान हैं, वकला भी। उनकी परेशानी कौन सुनेगा? ये हमारा घर है और हमारे रोटी रोजगार का जरिया यही है। अगर हम यहाँ नहीं आएंगे और यहाँ काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे कमाएंगे? ये सोचना चाहिए चीफ साहब को। इस मसले का हल सिर्फ टेबल टॉक है। मंगी साहब ने कहा टेबल टॉक है, सिर्फ टेबल टॉक ही एक वाहिद हल है दुनिया के अंदर। बड़ी से बड़ी जंगें टॉक से ख़त्म हो सकती है। आप हमें सुने, हमें मौका दें बात करने, हमारे जज्बात को, हमारी बातों को, हमारे। शहरयार सदीकी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है बिलाल अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, 2 मुतालबे सामने आए थे। एक मुतालबा ये था कि मलीर कोर्ट की खातून सेशन जज का तबादला कर दिया जाए,
दूसरा ऑप्शन ये मुतालबा ये कर रहे थे कि खातून सेशन जो जज है उसको छुट्टियों पे भेज दे 10 दिन के लिए, लेकिन अब जराए कहते हैं कि दूसरे मुतालबे पर, दूसरे ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। क्या ये इससे कोई अफाका हो सकता है? 10 दिन की छुट्टी पर अगर वो चली जाती हैं उसके बाद मामला सुलझ सकता है? जी देखिए, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की जानिब से मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया था सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी को। ये उस वक्त वाक़या रुनमा हुआ जो कि आज सुबह तमाम तर जो वकला तंजीमें हैं वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो कमरा अदालत है उसमें दाखिल हो गए थे और वहाँ पर बदमज़गी हुई, नारेबाजी और तालियां बजाई गईं, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया था और वकला तंजीमों के जो अहदेदारान हैं उनको ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मामला हल हो तो फिर मुनासिब तरीके से इस मामले को हल किया जा सकता है और ये नामुनासिब रवैया है। जिसके बाद 11 बजे वक्त रखा गया था इस मुलाकात का। हमारी बात हुई है वकला क़यादत से, तो उनका ये कहना है कि एक पहला जो ऑप्शन था जिसकी वजह से तनाज़ा अब तक हल नहीं हो पाया था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर को फौरी तौर पर उनका तबादला कर दिया जाए, तो अब दूसरा ऑप्शन भी ये है कि उन्हें 10 रोज़ की छुट्टियों पर मुंतकिल कर दिया जाए या भेज दिया जाए ताकि 10 रोज़ के अंदर मामलात को हल किया जा सके। अब मामला ये है कि 11 बजे ये मुलाकात रखी गई थी, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी को बुलाया जाना था, लेकिन चूंकि ये तनाज़ा असल में मलीर बार एसोसिएशन का है और मलीर कोर्ट का है, इसलिए जो मलीर के वकला थे और मलीर की वकला की क़यादत थी वो अब ये कह रही है कि इस मुलाकात में उनको भी शामिल किया जाए। इस सिलसिले में चूंकि रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को यह हदायत थी कि सिंध हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी को अंदर भेजा जाए मुलाकात के लिए, लेकिन उसके बाद अब एक नया तनाज़ा पैदा हुआ है और मलीर बार एसोसिएशन की जो वकला क़यादत है उनका ये कहना है, उनका ये इसरार है कि उनको भी इस मुलाकात में शामिल किया जाए। हमारे ज़राए के मुताबिक एक मरतबा फिर ये मामला अब रजिस्ट्रार के पास गया है, वहाँ पर वकला क़यादत मौजूद है और वो बज़िद है इस बात से कि अगर मुज़ाकरात किए जाते हैं तो मुतल्लिका बार एसोसिएशन तो मलीर बार एसोसिएशन है जिसके माबैन और सेशन जज के माबैन असल तनाज़ा है, लिहाजा उनको तलब किया जाए। आज ये 5वां रोज़ है और ये मामला अब तक हल नहीं हो सका। अब ये मुलाकात जब शुरू होगी तो देखने में ये देखा जाएगा कि चीफ जस्टिस क्या सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा किसी और बार के नुमाइंदों को भी बुलाते हैं और उनसे बातचीत होती है। वकला जो क़यादत है वो पहले मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 10 रोज़ के लिए अगर सेशन जज को छुट्टियों पर भेज दिया जाए तो मामला हल हो सकता है। लेकिन चूंकि अब एक नया तनाज़ा पैदा हुआ है कि मलीर बार एसोसिएशन ये कह रही है कि उन्हें भी इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बनाया जाए और वो भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और ऐसा ना हो कि कोई ऐसा फैसला हो जो कि मलीर बार एसोसिएशन को कबूल ना हो और वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के माबैन हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर नया तनाज़ा शुरू होगा। तो लिहाजा एक ही मरतबा ये एक मुलाकात हो, मुज़ाकरात हो और उसमें जो भी चीज़ तय होनी है एक ही मरतबा तय हो जाए। अच्छा बिलाल, एक वकील की जानिब से अभी हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे शहरियार सदीकी, तो उस वकील ने कहा है कि कोई अर्जेंट केस भी होता है लेकिन खातून सेशन जज मलीर जो हैं वो कहती हैं कि वकला जो है, वकील जो है वो तब भी अंदर नहीं आएगा। तो इस तरह के रवैये हैं और कौन कौन से रवैये हैं जिसको हाईलाइट कर रहे हैं जिसकी वजह से आज 14 रोज़ हो गए हैं, सिंध में 6 दिन होने को हैं, मलीर में 14 दिन हो गए हैं, तो ये हड़तालें जो हैं वो चल रही हैं? जी देखिए, अक्सर औकात सेशन जजिस से, चूँकि सेशन जज इंतज़ामी तौर के ऊपर पूरे ज़िले को देखता है अदालती अमूर के मामले में, तो वकला या बार एसोसिएशन के माबैन इख्तलाफात होते रहे हैं। ये इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन इससे पहले जो मामलात हुए हैं, तनाज़ात हुए हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में पहुँच के मामलात हल कर लिए जाते थे मुनासिब तरीके से, लेकिन ये जो मामला है ये तूल पकड़ गया है। इसकी वजूहात हैं और इसका बैकग्राउंड ये है कि जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर हैं वो खैरपुर के अंदर भी सेशन जज रह चुकी हैं और वहाँ पर भी इसी नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात वकला बरादरी को थे और 22 रोज़ तक वहाँ पर हड़ताल की गई, धरना दिया गया और उसके बाद इनका तबादला हुआ। अब ये मलीर के अंदर हुआ है और मलीर के अंदर चूंकि एक मौक़िफ़
ये आया था जो कि सेशन जज की जानिब से था, और वो रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को एक ख़त में लिखा गया था कि एक फ़िल्टर प्लांट है और वो प्राइवेट अफराद को दिया गया और उससे रकम ली जा रही थी, तो इस वजह से वकला उनके खिलाफ हुए हैं। तो इस पर जो वकला हैं वो ये कहते हैं कि ये पहला इशू नहीं है और ये फ़िल्टर प्लांट जो सिंध हाई कोर्ट का भी नहीं है और डिस्ट्रिक्ट मलीर कोर्ट का भी नहीं है, बल्कि ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अतिया किया था मलीर बार एसोसिएशन को। ये तनाज़े का वजह नहीं है, बल्कि वजह यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से जो रवैया है ना सिर्फ वकला से साइलिन से बल्कि खुद सेशन जजेस जो दीगर हैं या मातहत अदालतें हैं उनके जजेस से भी नामुनासिब रवैया है। इसको अब जो सिंध हाई कोर्ट है वो इस तनाजुर में देखती है कि अगर वकला के कहने के ऊपर किसी सेशन जज का इस तरीके से तबादला कर दिया जाए तो जाहिर है कि ये हर हफ्ते या महीने के अंदर किसी न किसी सेशन जज की शिकायत आती है। तो ऐसी सूरत में फिर एक लंबी लाइन होगी और फिर सेशन जजेस के तबादले करना पड़ेंगे सिंध हाई कोर्ट को। तो इससे बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट ये तमाम तर जो अभी तक का तनाज़ा है वो हल नहीं हो पाया कि दोनों फ्रीकैन अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सिंध हाई कोर्ट भी अपने मौक़िफ़ पे खड़ी है और जबकि वकला तंजीमें भी अपने मौक़िफ़ पर खड़ी हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में अब जो पूरे सिंध की बात की जाए तो 5वां छठा रोज़ है, मलीर बार एसोसिएशन गैर फाल है और वहाँ पर किसी भी हंगामी नौयत के केसेस की समाअत नहीं हो रही। तो इस वजह से ये तनाज़ा अभी तक तूल पकड़े हुए है। अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन आया है देखने में अब देखा जाएगा कि क्या वो तनाज़ा हल होता है और वो तनाज़ा हल होने का जरिया बन सकता है कि अगर सेशन जज को 10 रोज़ की छुट्टियों पर भेज दिया जाए। तो अब देखने में अब जो सूरत हाल पैदा हुई है और जो हालात बन गए हैं यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अहमद अली शेख हैं उनके कमरे अदालत और चैम्बर के बाहर जो धरना दिया गया है, हमारी वकला से बात हुई है, उनका कहना है कि 25-30 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई तनाज़ा पैदा हुआ हो। बिलाल अहमद शहरियार सिद्दीकी हमें अपडेट करे थे। 1 बजे का वक्त दिया गया है, अहम बैठक होगी, टेबल टॉक होगी, उस पर ही मामला आगे देखने में आया जाएगा कि क्या मुतालबा जो है वो माना जाएगा और कौन सा ऑप्शन जो है उसको एग्री किया जाएगा। ये 1 बजे के बाद ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं। मेहनत कशों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सिंध हुकूमत ने कम अज कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 35,000 मुकर्रर करने का फैसला किया है। नए माली साल 2023 और 2024 बजट में ऐलान किया जाएगा। खुशखबरी है, सिंध हुकूमत की जानिब से मेहनत कशों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कम अज कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपये मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। नए माली साल 2023 और 2024 में बजट में ऐलान किया जाएगा। बजट तजवीज़ में ये भी शामिल कर लिया गया है कि एक मेहनत कशों के लिए उजरत जो है वो 25,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपये मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। नए माली साल के बजट 2023-24 में ये ऐलान किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, संघ सरकार ने मजदूर तबके के लिए माहाना उजरत 35,000 मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से जो संघ सरकार ने 25,000 गुज़िश्ता साल के बजट में जो माहाना उजरत मुकर्रर की थी उसमें इजाफा करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा मेहनत व अफरादी खुद की सिफारिश पर बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल मिनिमम वेजेस बोर्ड की सिफारिश के इस वक्त बढ़ती महंगाई के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानब से मुलाजिम जो मजदूर तबका है उनकी माहाना जो उजरत है उसमें इजाफा करके यानी 35,000 मुकर्रर की जाए। इस हवाले से ये सिफारिश महकमा मेहनत व अफरादी क़ुव्वत ने तैयार करके महकमा खजाना सिंध को अरसाल कर दिया, जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर महकमा खजाना सिंध जो है इसकी मंजूरी लेगा। ये नए माली साल 2023 और 2024 के बजट में बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म सिंध सैयद मुराद अली शाह ऐलान करेंगे। और मेहनत कश तबके के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि सरकार ने उनकी माहाना उजरत 25,000 से बढ़ाकर 35,000 मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। जी ठीक है, आज़ाद नौरियो अपडेट करे थे, आपको बहुत शुक्रिया। सानवी बोर्ड के तहत आज 9वीं और 10वीं जमात का इस्लामियात का पर्चा जारी है। अलहक पब्लिक स्कूल में नकल की रोकथाम के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, आज सानवी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात का पर्चा जारी है जिसका आगाज़ सुबह 9:30 बजे हुआ था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलहक पब्लिक स्कूल में जहाँ पर 9वीं जमात के जो तुलबा हैं वो इस वक्त पर्चा दे रहे हैं। इस्लामियात का इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस स्कूल के प्रिंसिपल शाहिदा तौफीक साहिबा। शाहिदा साहिबा, फरमाइएगा कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इस स्कूल में पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं, तो एक तो इसकी वजह बता दें क्या है और क्या यहाँ पर जो है वो सूरत हाल है इस सेंटर में।
अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, इस साल हमारे स्कूल में जो सेंटर 35 स्कूलों का पड़ा है और यहाँ से 1100 बच्चे पेपर दे रहे हैं। आज 9वीं क्लास का इस्लामियात का पेपर है और आज हमारे पास 600 बच्चे पेपर दे रहे हैं। पुलिस की प्रोटोकॉल हमने खुद मांगी थी क्योंकि 9वीं और 10वीं क्लास में अक्सर ऐसे मसले बढ़ते हैं कि हम स्कूल वाले मुंह सामना नहीं कर सकते, तो हमने पहले एप्लीकेशन जो है ना SHO को दर्ज करवाई थी ताकि हमें पूरे पेपर में प्रोटोकॉल मिलनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मैं फैसल भाई जो SHO है उसकी शुक्रगुजार रहूँगी, सैफ़ी भाई है जो इनका चौकी इंचार्ज है उनकी शुक्रगुजार, और बाद में इन पुलिस वालों की शुक्रगुजार रहूँगी जो शुरू से लेके हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, वो जाएगा कितने अहलकार तैनात किए गए हैं यहाँ पर, और नकल की रोकथाम के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? हम ये चाहेंगे कि नकल होनी नहीं चाहिए, और दूसरी ये है कि पुलिस एहलकार जो हमारे पास आज जो है 6 है और माशाल्लाह से इनका हमारा पूरा भरपूर साथ है, हमारे साथ चल रहे हैं, जहाँ इनको क्लासों में विजिट कर रहे हैं हमारे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा साथ दिया। अच्छा, मुझे बताएगा बिजली की क्या सूरत हाल है इस मरकज़ में? बिजली की सूरत हाल में ये है कि हमारे पास 15 kV का जनरेटर है अवेलेबल। अगर बिजली चली जाती है तो हम जनरेटर की फैसिलिटीज़ बच्चों को दे रहे हैं, ठंडे पानी की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कूलर हमारे पास गर्ल्स स्कूल में अलग हैं, बॉयज़ में ठंडे पानी के कूलर अलग हैं, और हमारी मासियाँ हैं जो कि बच्चों को क्लासरूम में जाके पानी पिला रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सेटअप अच्छा चल रहा है। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है वो तकरीबन 35 स्कूलों के बोर्ड्स लगे हैं और यहाँ पर जो है वो 6 पुलिस अहलकार तैनात किए गए ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा ना हो सके। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि अगर यहाँ पर बिजली जाती है तो इनके पास जो है वो मुतबादिल के तौर पर जनरेटर की सहूलत भी जो है वो दस्तियाब है ताकि जो तालिबे इल्म है उन्हें पर्चा करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करें। अपडेट करने के लिए कराची में प्राइमरी और सेकेंडरी के 2600 से ज्यादा IBA पास असातिज़ा ताहाल वेटिंग लिस्ट पर हैं। तमाम उम्मीदवारों का ताल्लुक जिला ईस्ट के गुलशन टाउन से है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ईस्ट यार मोहम्मद बलादी का कहना है कि महकमा तालीम से असातिज़ा को साउथ और कुरंगी में एडजस्ट करने के लिए कहा गया है। अपडेट करते चले अपने नाजरीन को, कराची में प्राइमरी और सेकेंडरी के 2600 से ज्यादा IBA पास असातिज़ा हैं जो कि ताहाल वेटिंग लिस्ट पर हैं। तमाम उम्मीदवारों का ताल्लुक जिला ईस्ट के गुलशन टाउन से है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज। जी देखिए, यहाँ पे जो IBA टेस्ट असातिज़ा की भर्तियाँ हुई हैं शहर कराची में डिवीज़न में, कराची के 7 अज़ला में 25,000 के लगभग JST और PST असातिज़ा की भर्तियाँ हुई हैं, लेकिन अभी भी 3,000 के लगभग जो असातिज़ा 2700 असातिज़ा वेटिंग लिस्ट पर हैं। मज़ेदार बात यह है कि पूरे कराची में सिर्फ एक टाउन के जो उम्मीदवार हैं वो वेटिंग पर हैं। ईस्ट के गुलशन टाउन के जो असातिज़ा हैं वो वेटिंग पर हैं। फ़ैसला क्या होगा इनके मुकद्दर का क्या होगा, ये महकमा तालीम को फ़ैसला करना है, लेकिन इसका तरीक़ेकार ये है कि कराची के ज़िला साउथ और कोरंगी में भी आसामियाँ खाली हैं। कोई 150-200 आसामियाँ दूसरे टाउन में यानी गुलशन टाउन से जमशेद टाउन में खाली हैं। तो इस वक्त मेरे साथ DO ईस्ट जो अब डायरेक्टर बन चुके हैं, लेकिन अब तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया डायरेक्टर कराची सेकेंडरी का, इस वक्त हैं DO ईस्ट यार मोहम्मद बालादी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इन्हीं अपॉइंटमेंट्स के मसले पे इनसे बात करूंगा। सर, आपके अभी तक कितने ये ईस्ट में अगर आसामियाँ खाली हैं जो वेटिंग पर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजिज़ जमाली साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया मुझे। आज तक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो अपॉइंटमेंट हुई है वो तकरीबन 1100 प्लस में हुई है, PST और JST दोनों की, और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की डेटाबेस और उन सब के FO1 फार्म जो है वो AG ऑफिस में सबमिट हो चुके हैं, अपलोड हो गई है और उनकी सैलरी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम जो है बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग पे हैं, और हमारे पास 2 टाउन हैं, जमशेद टाउन और गुलशन टाउन। जैसा कि जमशेद टाउन में हमारे पास ऑल ओवर 100% हमारी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, कोई भी फार्टी वाला कैंडिडेट अभी रिमेनिंग नहीं है वेटिंग पे। अल्दो कुछ वो केसेस हैं जो रिजर्व में होते, जिनके इश्यूज थे, थोड़ा कोई केस का CNIC का था, डोमिसाइल का था या डॉक्यूमेंट्स की वजह से, उनकी भी पोस्ट हमने रिजर्व रखी थी, तो वो पोस्टें हैं वो हम क्लियर कर देंगे। वो 10, 12 या 15 केसेस होंगे। बाकी जो हमारे पास जो इशू बड़ा है वो गुलशन टाउन का है। तो गुलशन टाउन हमारा एक तो बड़ा टाउन है,
लेकिन वहाँ पे आबादी ज़्यादा है और हमारे स्कूल गवर्नमेंट के वो कम हैं, तो इससे हमारी एसएनई भी वहाँ कम है। जब स्कूल कम है तो एसएनई भी कम। गुलशन टाउन में कितने लोग वेटिंग पर हैं, इनका क्या होगा? अभी हमारे पास गुलशन टाउन में जो 900 और कुछ समथिंग मेल फीमेल जीएसटी में हैं, वो बिठा के। अब ये 2600-2700 जो लोग हैं, जो सिर्फ पूरे कराची में गुलशन टाउन में ही कैंडिडेट्स वैकेंट हैं या जो वेटिंग पर हैं, बाकी पूरे कराची में असामियाँ भी हैं, तो इनको दूसरे अज़ला में शिफ्ट किया जा सकता है, इनको अपॉइंट किया जा सकता है, जैसे साउथ है, कुरंगी है, खुद आपका जो टाउन है, जो जहाँ असामियाँ हैं वहाँ इनको मुकर्रर किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि 2 साल का पीरियड है। अभी ये 2025 मार्च तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। अगर हमारे पास पोस्टें वैकेंट होती जाएंगी, हम डीआरसी करेंगे 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो सेक्रेटरी साहब का एवरी मंथ हम जो करें तो हम इनको अपॉइंट करेंगे। अगर हमारे पास फिर भी जो कैंडिडेट बचते हैं तो ये सेक्रेटरी साहब का जो है ना वो पावर है, मिनिस्टर साहब का। जैसे साउथ में हमारे पास पीएसटी की पोस्टें ज़्यादा हैं, वो वैकेंट हैं, कोरंगी में पीएसटी की पोस्टें वैकेंट हैं, तो वहाँ वो हमें परमिशन देंगे, तो इनसे हम एक अंडरटेकिंग लेंगे। जो बच्चे वहाँ जाना चाहेंगे तो हम उनसे एक अंडरटेकिंग लेंगे कि भाई आपको साउथ में ड्यूटी करनी है, अपॉइंटमेंट लेंगे तो वो वहाँ जाएंगे। और यार मोहम्मद बालादी का कहना है कि 200 के लगभग लोग तो इस जमशेद टाउन में अपॉइंट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी 2500-2600 उम्मीदवार रहते हैं जिनको ज़िला साउथ और ज़िला। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली अपडेट करने के लिए। कराची में 700 एकड़ रकबे पर लगने वाली नॉर्दर्न बाई मवेशी मंडी में अब तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 10,000 जानवर पहुँच गए हैं। गुलशन ममार से कैटल मंडी नॉर्दर्न बाईपास तक सिक्योरिटी के 8 पैकेट्स कायम कर दी गई हैं, जबकि पुलिस और रेंजर्स के एहलकार मोबाइल पर गश्त भी करेंगे। मजीद बात करेंगे, सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं। नुमान, अपडेट कीजिएगा इस मंडी के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल, नॉर्दर्न बाईपास कैटल मंडी जो है सजा दी गई है। कराची में जो मंडी के मंडी के शौकीन अफराद हैं जो मंडी में आना चाहते हैं वो बिला खौफ ख़तर आ सकते हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और अब जो है मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं। 8 पैकेट्स जो है वो कायम कर दी गई हैं। पुलिस और रेंजर्स की नफरी जहाँ पर तैनात है। आने वाले दोनों जो रास्ते हैं वहाँ पर रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मोबाइल गश्त भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं इस मंडी के चारों अतराफ में, जिसके जरिए जो है वो मशकूक अफराद की खुफिया निगरानी भी की जा रही है कंट्रोल रूम में। और साथ ही अगर कोई किसी शख्स को मशकूक पाया जाता है तो उसको रोक कर उसकी जो है वो तलाशी भी ली जा रही है। इस वक्त मेरे कैमरामैन अदील अली आपको दिखा सके तो इस वक्त ये मवेशी मंडी का वीआईपी ब्लॉक है जहां पर बड़े बड़े जानवर, खूबसूरत जानवर मौजूद हैं और ये जानवर वीआईपी ब्लॉक्स में है, खूबसूरत है, वीआईपी जानवर हैं, तो फिर इनकी कीमतें भी वीआईपी हैं। और ये वीआईपी ब्लॉक के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप सिटी 21 के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मीडिया कोऑर्डिनेटर ज़की अबड़ो साहब। सर, मुझे बताइएगा ज़रा, आज ये मंडी जो है वो सज चुकी है, तो कितने टाइम बाद इसकी इफ्तिताह होगी, बाकायदा इसकी इफ्तिताह की जाएगी और कब से लोगों के आने की सहूलत यहाँ पर मुयस्सर होगी? देखें, ये आज तो मैं कहूँगा कि आज नहीं, 1 हफ़्ता पहले से जो मवेशी मंडी का जब से हमने ऐलान किया था तब से यहाँ मुख्तलिफ सूबों से जानवर की आमद शुरू हो गई थी और इस वक्त जो है यहाँ पर 10,000 मवेशी जो लाए जा चुके हैं, जो मुख्तलिफ़ नस्ल के, नुकरी नस्ल के, साहिवाल नस्ल के, चोलिस्तान नस्ल के, आप जिस ब्लाक में ऑस्ट्रेलियन नस्ल के और ये साहिवाल नस्ल के खूबसूरत जानवर हैं। आप इस टाइम वीआईपी ब्लॉक में, आपने सही कहा कि यहाँ की कीमतें भी वीआईपी हैं, मगर यहाँ जनरल ब्लॉक्स भी हमने कायम किए हैं जहाँ फ्री ऑफ कास्ट व्यापारी को वहाँ पर कोई फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी और उसको जो ज़मीन अलाट करके दी जा रही है। सिक्योरिटी के यहाँ पर 8 पिट्स के अलावा भी मुख्तलिफ़ रास्तों पर हमने चेक पोस्ट कायम किए हैं। रेंजर्स और पुलिस का गश्त वहाँ पर जारी है दिन रात और यहाँ पर
खुफिया कैमरों से भी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। आपने सोशल मीडिया को तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ज़रा, सोशल मीडिया पर इस मंडी के हवाले से काफ़ी जो है वो अफवाहें उड़ रही हैं कि रास्तों पर डकैती चोरी की वारदातें हो रही हैं, आम है, तो क्या ऐसी कोई कंप्लेन किसी थाने में दर्ज हुई है? क्या किसी शहरी ने कोई कंप्लेन की है? कोई वारदात होने की इत्तला आप तक आई है? नुमान गुल, हम आपसे लम्हा ब लम्हा अपडेट लेते रहेंगे। आप बातचीत अपनी जारी रखिएगा, आपसे दोबारा कोऑर्डिनेट करेंगे। गुलशन इकबाल, ब्लॉक 5 के एच कम्प्लेक्स में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के ज़ेरे तमाम बेसहारा बच्चों की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, जहां पर बहुत ज़्यादा बेसहारा बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको स्ट्रिक्स जो हैं वो दी जाएंगी और उनको तरबियत दी जाएगी ताकि वो भी आम बच्चों की तरह इसमें हिस्सा ले सकें। बहुत अच्छी काविश जो है वो किया जा रहा है, इक़दामात उठाए जा रहे हैं, बेसहारा बच्चों के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 के KHA कॉम्प्लेक्स है, जहां पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी यूथ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है, जिस पर बेसहारा बच्चों की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में बच्चे वहां पर एडमिशन ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तरबियत भी हासिल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल गेम्स स्क्वैश इवेंट में सिंध ने नेवी को शिकस्त दे दी है और सिंध के दस्ते ने गेम्स में मजमूई तौर पर 9 तमगे हासिल कर लिए हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, कोटा के यूथ स्टेडियम में मौजूद में इस वक्त और आज स्क्वैश के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ सिंध दस्ते के शेफ डिवीजन में डॉक्टर फरहान ईसा मौजूद हैं, हमसे बात में। फरहान साहब, किस तरह देख रहे हैं सिंध की परफॉर्मेंस, खिलाड़ियों की कारकर्दगी? बहुत अच्छी जा रही है और अभी तो हम स्क्वैश में खड़े हैं और स्क्वैश में हमारी बॉयज़ एंड गर्ल्स की टीम में दोनों ने नेवी को हराया है और दोनों टीम्स अब प्रोग्रेस करी हैं। आपका लड़कियों का मुकाबला जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन से है और लड़कों का आर्मी से है और आई थिंक वी एक्सपेक्ट कि हमारी जो यूथ है वो बहुत ही पुरजोश है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। उम्मीद की जा रही है कि सिंध की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी, उसके लिए ट्रेनिंग कैंप वगैरह भी लगाए गए थे, लेकिन परफॉर्मेंस अब तक जो उस स्टैंडर्ड पर नहीं आ पाई, समझ? देखिए, सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, कैंप्स भी लगे थे, लेकिन जो है ज़ाहिर है कि प्रोफेशनल जो टीम्स हैं, जैसे मैंने गुजारिश करी कि आर्मी है, रेलवे है, वापडा है, इनके पास जो पेड लोग होते हैं ना, हमारे तो सब वॉलंटियर्स होते हैं, प्लेयर्स भी, बल्कि वो एक तरह से वो आके अपनी वॉलंटियरली से खेल रहे होते हैं, तो वो बात हो नहीं पाती जब तक कि हमारी जो सिंध की स्पोर्ट्स है बॉडीज़ को हम जब तक कि प्रोफेशनली रन नहीं करेंगे, जब तक ये चैलेंज आएगा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, जितने भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, मिनिस्टर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं स्पेशली अप्रिशिएट करूँगा जुनैद अली शाह साहब को, जो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं, कि उन्होंने हर वक्त कैंप्स और एक्टिविटीज़ और बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक आगे आने वाले टाइमों में सिंध नंबर 1 आएगा। थैंक यू। सुना आपने डॉक्टर फरहान साहब बताया, कोशिश यही कि सिंध के खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्म करें, ट्रेनिंग कैंप लगाए गए थे और उम्मीद है पूरी के सिंध की दस्ता जो इसमें मजीद मेडल्स में इजाफा करेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 KHA कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी यूथ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में बेसहारा बच्चों के लिए अच्छा इकदाम किया गया है। बताएंगे हमारे नुमाइंदे हमाद। हाँ जी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी यूथ डेवलपमेंट के तहत जो है आज बेसहारा बच्चों को कराची हॉकी एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में जो है वो ट्रेनिंग कराई जा रही है। ये वो बेसहारा बच्चे हैं जो कि मुस्तकबिल में कुछ करना चाहते हैं। इन बच्चों को जो है 3 फलाई इदारे से जो है यहाँ पर लाया गया है और इन तमाम बच्चों को जो है वो किट्स और जो है हॉकी भी प्रोवाइड की गई है। पहले इनको जो है फ़िज़िकल ट्रेनिंग कराई गई थी, आज इनकी जो है वो एक्सरसाइज कराई जा रही है और इनको हॉकी भी तकसीम की गई है। हमारे साथ मौजूद है KHA के चेयरमैन गुलफराज अहमद खान साहब, हम उनसे बात करते हैं। गुलफराज भाई, क्या कहेंगे पाकिस्तान हॉकी को जो है वापस उसके मुकाम पे लाने के लिए जो है बच्चों को जो है इसी उम्र में जो है प्रैक्टिस कराई जाती है और खेलों की तरफ लाया जाता है, तो आप क्या समझते हैं इस इक़दाम को? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी वो इदारा है जिसकी कोशिश है कि जो हमारा कौमी खेल है उसमें वो ग्रास रूट लेवल पे काम करके और बच्चों को ग्रूम करें और वो अपनी ज़िम्मेदारी कई साल से पूरी कर रहे हैं। और इस वक्त आज जो ये कैंप लगाया गया है ये सेकंड सेशन है। एक्चुअली ये बच्चे जो हैं 3 इदारों के, आगोश और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ये हैं और तीसरे इदारे के, ये तीनों इदारों के बच्चों को पहले एक 20 दिन का ट्रेनिंग सेशन कराया गया। जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग कैंप था वो हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में तालिब साहब जो इंटरनेशनल एथलीट हैं और वहाँ चलाते हैं जिम, तो उनकी ज़ेर निगरानी और आज इन बच्चों को
पहले भी एक सेशन करके यहाँ पर कोई थोड़ी सी ट्रेनिंग कराई गई थी, हॉकियाँ दी गई थी। जिन बच्चों को हॉकियाँ नहीं मिली थी, आज उन बच्चों को सबको हॉकियाँ दे दी गई हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद है KHA के गुलफराज अहमद खान जो कि चेयरमैन है। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी की जानिब से ये ट्रेनिंग कैंप आज लगाया गया है बेसहारा बच्चों के लिए, जिसमें ये बेसहारा बच्चे जो है आज आकर ट्रेनिंग कर रहे हैं और आगे मुस्तकबिल में जो है ये कौमी टीम में सेलेक्ट होकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। जी, रवा माली साल 6 माह में बैंकिंग सेक्टर से इनकम टैक्स वसूली में 115% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 22 से दिसंबर 22 तक FBR ने बैंकों से इनकम टैक्स कीमत में 138 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लिया। बैंकों का हुकूमती सिक्योरिटी पेपर्स में सरमायाकारी पर मुनाफा बढ़ने की वजह से इजाफी वसूली हुई है। रवा माली साल 6 माह में बैंकिंग सेक्टर से इनकम टैक्स वसूली में 115% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई 22 से दिसंबर 22 तक FBR के बैंकों से इनकम टैक्स कीमत में 138 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लिया है। बैंकों का हुकूमती सिक्योरिटी पेपर्स में सरमायाकारी पर मुनाफा बढ़ने की वजह से इजाफी वसूली भी हुई है। अब नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। रवा माली साल के 6 माह में बैंकिंग सेक्टर से इनकम टैक्स वसूली में 115% का इजाफा देखा गया है। बात की जाए जुलाई 22 से दिसंबर 22 तक FBR ने बैंकों से इनकम टैक्स कीमत में 138 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लिया है। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि IMF के बगैर मुल्क चलाना कर्जों की अदायगी मुश्किल टास्क होगा। करंट अकाउंट सरप्लस खुशाइन जरूर है, मगर दर हकीकत करंट अकाउंट की सूरत हाल बेहतर होने की बुनियादी वजह इक्तिसादी इस्लाहात नहीं बल्कि दरामदात को 80 अरब डॉलर से कम करके 55 या 60 अरब डॉलर सालाना तक महदूद करना है। दरामदात को महदूद करना डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए एक वक्ती इंतज़ाम है जिसे ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान का GDP कम तरीन सतह पर पहुँच चुका है। मज़ीद बरा हज़ारों कारखाने बंद और लाखों अफराद बेरोज़गार हो गए हैं। करंट अकाउंट सरप्लस किसी भी सूरत में इस हद तक नहीं बढ़ सकता कि पाकिस्तान 25 अरब डॉलर के कर्जे हर साल वापस कर सके। करंट अकाउंट खसारे से निमटने के लिए किए गए इक़दाम की वजह से मईशत का तकरीबन हर शुबा मुतासर हुआ है। महंगाई, बेरोज़गारी और मुआशी अदम इस्तेकाम बढ़ा है। बड़ी सनतों की पैदावार में 25% कमी आई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 98% कम हो चुकी है।